Hey everyone, so in the last video we have already covered Socrates, and in this class we are going to learn about Plato because Plato was the student of Socrates, and Plato somehow portrayed all the ideas and philosophies that Socrates has been talking about, right? So I am expecting you guys that you are here after watching the video which I have posted in the last day. So make sure that you are doing it क्योंकि Socrates को पढ़े बिना आप Plato पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन ही होगा, राइट। तो इसको पढ़ने से पहले आपको सोक्रेटिस थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। सो या वीडियो मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड है ताकि आपको एक इजी वे रहे कि किस तरीके से वीडियो प्रोग्रेस कर रही है। फर्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंशियंट ग्रीक, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था प्लेटो का। देन सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट द बायोग्राफी ऑफ प्लेटो। थर्ड पार्ट विल बी अबाउट हिज major works of Plato. And then fourth part is the most famous and the most important thing, which is his allegory of cave, जो उन्होंने cave की एक allegory दी है, which is very famous and very important, तो वो करेंगे। देन फिफ्थ पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे इनकी थियोरी ऑफ फॉर्म्स की फॉर्म्स की कौन सी थियोरी इन्होंने दी है। एंड सिक्स पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे इनका व्यू कि इनके व्यूज़ क्या थे पोइट्रीज को लेके, वाई ही वॉज सो अगेंस्ट पोइट्री एंड लिटरेचर एंड एनी पीस ऑफ आर्ट। So let's start with the first point, and that is first point is the historical background. So historical background of the ancient Greek. So Plato lived in a society at that point of time जो political condition थी which was not stable, ठीक है। political turmoil चल रहा था, turmoil नहीं बोलेंगे तभी भी एक stability नहीं थी। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी जो पहले हुआ करती थी ओलिगार्की मतलब जब a set of people, a group of people, mainly elite people, they used to govern the society, they used to govern Greece maybe. So वो टाइम पीरियड चेंज हो गया था एंड सडनली आ गया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होती है आपको पता ही है, तो ओलिगार्की से डेमोक्रेसी आ गई थी और उसी डेमोक्रेसी से चलते हुए सोक्रेटिस को हेमलॉक पिलाया गया था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ जब प्लेटो जब बड़े हो रहे थे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी व्हिच वाज नॉट स्टेबल। उससे पहले ही मतलब प्लेटो जब बड़े हो रहे थे उससे पहले की सोसाइटी जब थी तो उस टाइम पे जो आर्ट था वो बहुत फ्लॉरिश हुआ। आर्ट इन द सेंस कि पेंटिंग वाला नहीं बल्कि एक पीस ऑफ लिटरेचर, क्या भी कुछ भी चीज़ें जो लिखी जा रही हैं, पेंटिंग है या फिर नॉवेल्स है। नॉवेल्स उस टाइम पे नहीं थी बट कोई भी एक पीस ऑफ लिटरेचर जो था वो फ्लॉरिश हो रहा था पहले। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी ने बोला कि जो पीस ऑफ लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं हमें इमोरल करता है, करप्ट कर देता है। तो जब ये बोला जाने लग गया कि जो पीस ऑफ लिटरेचर है वो हमें करप्ट कर रहा है, तो पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द टेक्स्ट, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर। जब उसकी लिटरेचर की वैल्यू घटने लग गई उस टाइम पे प्लेटो का वर्क सामने आने वाला था। अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स वर क्रिटिसाइजिंग होमर्स पैसेज। होमर का आपने वर्क पढ़ा है ना, तो इलियड भी है उन्हीं का वर्क। तो उस टाइम पे अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स दे वर क्रिटिसाइजिंग होमर्स वर्क एंड पैसेजेस फ्रॉम होमर्स वर्क कि किस तरीके से जो होमर है ही काइंड ऑफ पोर्ट्रेट द गॉड इन अ वेरी फॉल्स वे। द वे गॉड्स आर रिएक्टिंग इज वेरी फॉल्स बिकॉज उसी को देख के जो यूथ होता है धीरे धीरे उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन आ जाएगा दैट गॉड हैज़ फ्लॉज। अगर ये कंसेप्शन आ गया कि गॉड हैज़ फ्लॉज तो यूथ क्या करेगा, यूथ भी करप्ट हो जाएगा, मोरली करप्ट हो रहे हैं, प्लस उनके अंदर गॉड को लेके भी चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाएंगी। अब जिस टाइम पर ये चीज़ें हो रही थी कि फिलोसोफर्स थे, बाकी की जनता थी, वो पीस ऑफ लिटरेचर को, पीस ऑफ आर्ट को क्रिटिसाइज कर रही थी, उसी टाइम पे प्लेटो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी ने ही उसके प्लेटो के बिलवेड जो उनके टीचर थे सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दिया था। तो प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और इसी वजह से जो प्लेटो थे वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। अब सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं जो कि है बायोग्राफी ऑफ प्लेटो। प्लेटो वाज बोर्न इन अराउंड 428 BC इन ग्रीस एंड हिज फैमिली वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लाइक इन पॉलिटिकल वे और इन सोशल वे, राइट, कि सोशली भी उसकी फैमिली अच्छी थी एंड पॉलिटिकल वे में भी उनकी फैमिली अच्छी थी। एंड ही वॉज ए स्टूडेंट एंड डिसाइपल ऑफ प्लेटो, जो कि हमें पता ही है एंड आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल। And he somehow after few days when he was writing a lot of works, उन्होंने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया, he founded a university, we can say a school mainly, और स्कूल का नाम उन्होंने रखा
अकेडमी, राइट? जैसे कि हम आज बोलते हैं अकेडमी है या फिर कोई भी XYZ अकेडमी है। तो वो जो अकेडमी वर्ड आया है वो सबसे पहले प्लेटो ने यूज़ किया था, क्योंकि प्लेटो ने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया बाय द नेम ऑफ अकेडमी। अब ये स्कूल मेनली इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट दे कैन, द टीचर्स मेनली अ लॉट ऑफ डिफरेंट टीचर्स वर देयर एंड they have to teach students a lot of different subjects like maths and science, history, different subjects they have to be taught there। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्लेटो का एक व्यू था, एक उनका एक माइंडसेट था दैट if the society is educated, then the future of the society of the country will be fine, will be very great। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बार पॉज दीजिए वीडियो को और अब आप एक बार ये देखिए कि ग्रीस में 428 BC के अराउंड में जब प्लेटो का बर्थ हुआ था, उसके बाद उन्होंने अकेडमी स्टार्ट करी, स्कूल स्टार्ट किया। उन्होंने ग्रीक ने इतने पहले टाइम पर इस स्कूल को स्टैब्लिश कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और ब्रिटेन में स्कूल स्टैब्लिश हुआ है 11th और 12th सेंचुरी में, मेनली आके जब क्रूसेड्स हुआ था, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, राइट? तो मतलब आप ये देखिए कि ग्रीक उस टाइम पे इतना स्टैब्लिश हो चुका था, इतना वेल टू डू उस टाइम पर ही था। उनके जो फिलोसफर्स थे, फिलोसॉफिकल आइडिया इसीलिए बोलते कि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिलोसॉफिकल आइडिया कहीं ना कहीं एक बेटर जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, बेटर जनरेशन के लिए हमारे वर्ल्ड को, हमारी सोसाइटी को एक अच्छे वे में लेकर जाता है। तो ये तो थी ऑफ साइड की चीज़ें। अब बात आते हैं कि उन्होंने अकेडमी स्टैब्लिश कर दी एंड the next important person which is Aristotle was the student of Plato। मतलब प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के एंड एरिस्टोटल स्टूडेंट है प्लेटो के। स्कूल जो अकेडमी स्टार्ट हुई थी, एरिस्टोटल भी उसी के स्टूडेंट थे। तो हो गई मेन बायोग्राफी की, छोटी सी क्या बायोग्राफी थी। अब बताते हैं थर्ड पार्ट की वीडियो की, जो कि है मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने कौन कौन से मेजर वर्क्स लिखे हैं। सो प्लेटो के जितने भी मेजर वर्क्स हैं, मतलब उनके जितने भी वर्क्स हैं, दे ऑल आर इन डायलॉग फॉर्म, क्योंकि सोक्रेटिस को डायलॉग्स पसंद थे। क्योंकि लास्ट वीडियो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ के आना ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट वीडियो हमने कवर कर लिया है, क्योंकि वो अपने सामने वाले पर्सन को डायलॉग्स में, कन्वर्सेशन में, डायलॉग के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते थे एंड देन उस तरीके से वो वर्क करते थे, बातें करते थे। सो द सेम मैथड जो कि सोक्रेटिस को पसंद था, प्लेटो यूज इन हिज वर्क्स। उनके जितने भी वर्क्स हैं प्लेटो के, उसमें इन्होंने सोक्रेटिस को एक कैरेक्टर बनाया है एंड देन बाकी के कैरेक्टर बनाए हैं जो कि आपस में डायलॉग के फॉर्म में कन्वर्सेशन करते हैं। और कन्वर्सेशन के थ्रू जो सोक्रेटिस के आइडियाज़ थे, जो सोक्रेटिस की फिलॉसफी थी, उन्हीं को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है। प्लेटो ने उन्हीं के आइडियाज़ को अपने वर्क्स में दिखाया है और उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि सोक्रेटिस के आइडियाज़ क्या थे। क्योंकि सोक्रेटिस ने कभी भी सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा था अपने से रिलेटेड, अपनी फिलॉसफी से रिलेटेड। तो उनके जितने भी व्यूज़ हैं वो हमें पता चलते हैं प्लेटो की जो भी हमारे पास बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, उनके वर्क्स हैं, उसके थ्रू। फिलोसफर्स ने प्लेटो के वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली, मिडिल एंड ओल्ड, ठीक है, लेट, जो भी उनकी एज थी। सो इन हिज अर्ली एज, जब वो अपनी अर्ली एज में थे, जितने भी वर्क्स उन्होंने लिखे हैं, ही वॉज फोकसिंग ऑन द लेक्चर्स और द लेसन्स विच ही हैज़ लर्न फ्रॉम द सोक्रेटिस। जो उनके टीचर थे, उनसे उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी थी, ही वॉज काइंड ऑफ डिलीवरिंग ऑल द थिंग्स थ्रू टेक्स्ट बुक, कि वो टेक्स्ट बुक में उन चीज़ों को शो करते थे। इसी टाइम पे उन्होंने अपने एक वर्क पब्लिश किया था जिसका नाम था अपॉलॉजी। अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है, दैट यू आर अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग, यू आर सॉरी फॉर समथिंग। तो यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए सॉरी है, ये वर्क भी एक डायलॉग के फॉर्म में चलता है, जिसमें एक पर्सन कैरेक्टर का नाम है सोक्रेटिस और दूसरा एक कैरेक्टर है जो कि सोक्रेटिस को अक्यूज करता है फॉर हिज रॉन्ग डीड्स, कि आपने ऐसा किया है, वैसा किया है, सोसाइटी को करप्ट किया है, यूथ को करप्ट कर रहे हैं। एंड सोक्रेटिस वाज समवन, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैंने जो किया है वो इस वे में किया था, या फिर मैंने जो बोला है वो इस वे में बोला है। तो इस तरीके को जो डायलॉग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें मेन मुद्दा क्या निकल कर आता है कि जो प्लेटो थे, ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज टीचर, कि जो सोक्रेटिस ने किया था, मेरे जो टीचर ने किया था, ही वॉज नॉट दैट पर्सन, वो बैड पर्सन नहीं थे, उन्होंने वो चीज़ें उस तरीके से नहीं करी थी, ही वॉज नॉट करप्टिंग द यूथ। जो उन्होंने किया था उसमें फिलोसॉफिकल आइडिया थे, जो वो बोल रहे थे उसमें फिलोसॉफी थी, वैसे आउट ऑफ सडन नहीं बोल रहे थे। और जो एथेंस की जो सोसाइटी थी, जो उन्हें चार्ज किया गया था, उन्हें डेथ के लिए हार्मलॉक पिलाया गया था, तो वो उन चीज़ों के लिए एक अपॉलॉजी मांगते हैं कि जो सोक्रेटिस ने बोला, सिखाया, या फिर जो भी चीज़ें लाइफ के ड्यूरेशन में करी, उसके लिए अपॉलॉजी मांगते हैं प्लेटो अपने वर्क में। और उसी अपॉलॉजी को कहीं ना कहीं एक तरीके सिंबल की तरह यूज़ करके उन्होंने जो सोक्रेटिस हैं उनके आइडियाज़ को बताया कि वो जो बोल रहे थे वैसा नहीं था, राइट।
देन वी हैव सेकंड वर्क ऑफ हिज विच इज रिपब्लिक, जो कि बहुत फेमस है। अब रिपब्लिक में क्या है, रिपब्लिक में बताया हुआ है कि जो आइडिया था, मतलब कि सोक्रेटिस के ही आइडिया थे, बट वर्ड्स जो है वो प्लेटो के हैं। तो इसमें प्लेटो ने मेनली फोकस किया है हाउ अ वेल सोसाइटी और गवर्नमेंट शुड बी लाइक, कि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, and एक अच्छे किंग को कैसा होना चाहिए। तो इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होनी चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन, ऐसे नहीं कि आउट ऑफ सडन कोई भी बंदा गया और वो गवर्नमेंट में जाके रूल करने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, जो एक एजुकेटेड पर्सन है उसी को गवर्नमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें होना चाहिए, बिकॉज तभी उन्हें पता होगा किस तरीके से रूल करना है, अदरवाइज दे डोंट नो हाउ टू रूल, राइट। प्लस उनका सेकंड मुद्दा ये था कि एक सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए। तो उनका आइडिया था, प्लेटो का मानना है कि जो सोसाइटी है उसमें हर एक पर्सन एजुकेटेड होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू थिंक रैशनली विदाउट एजुकेशन। So he was in favor of education. That's why he founded a school as well. He focuses on justice, courage, wisdom, ट्रेनिंग एज वेल। इनका मानना था कि जब बच्चा अगर 5 साल का है देन यू हैव टू टीच हिम अबाउट डायलेक्ट्स। अगर 10 साल का बच्चा है तब आपको उसे मैथमेटिक्स सिखाना है। धीरे धीरे उन्होंने बताया कि इस तरीके से होना चाहिए। उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग 2 साल के लिए दी जानी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एथलेटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसे मेनली रीजन एंड डिबेट के बारे में समझाना चाहिए, लॉजिक के बारे में समझाना चाहिए, एक एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एंड देन जब वो बच्चा 35 की एज पर पहुंच जाएगा, 35 की एज पर आने के बाद उस पर्सन को टीचर बन जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब 35 की एज पे आके वो बंदा टीचर बनेगा, और टीचर के बाद क्या है कि वो सोसाइटी में लोगों को आगे पढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो 35 एज का ग्रुप है वो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को बिल्डअप करेगा, और एट द एज ऑफ 50 उन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ में से जिसके आइडियाज़ बेहतर हैं, जो भी अच्छे से ग्रोन अप हो चुका है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है, हु इज़ मोर एजुकेटेड, हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उस पर्सन को सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि वो जो पर्सन है वो गवर्नमेंट को बनाएगा, ही विल बी द किंग। तो उनका यही एक आइडिया था कि जो फिलोसफर्स है मेनली, क्योंकि इतनी एजुकेशन के बाद एक बंदा फिलोसफर बन गया ना, तो जो फिलोसफर है, अ फिलोसफर शुड बी अ किंग, क्योंकि उसी को पता है हाउ ही कैन रूल अ सोसाइटी, हाउ ही शुड यूज हिज वाइजर फिलोसफीज टू मेक ही सोसाइटी बेटर, कि वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी को अच्छे से प्रिटेंड करेगा, पोर्ट्रेट करेगा, किस तरीके से बिल्डअप करेगा। एक करप्ट पर्सन सोसाइटी को चला नहीं सकता है। दैट्स व्हाई ही सेड दैट we we need philosophers to be the king। इसको छोड़कर अब बात आती है इनका नेक्स्ट वर्क, जो कि है INION, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी। उसको छोड़ के 4-5 इनके वर्क्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको उनके नाम पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम मूव ऑन करते हैं इनके फोर्थ पार्ट पे, जो कि है एलिगरी ऑफ केव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। डोंट बी गेट बोर्ड ऑफ इट, बिकॉज बहुत ही मजा आने वाला है इस वाले पार्ट में। सो एलिगरी ऑफ केव, अब फटाफट से अपने फ़ोन को गूगल ओपन करिए एंड देन सर्च द एलिगरी ऑफ केव। उसके बाद आप उसकी इमेज पर जाइए एंड देन यू सॉ अ इमेज। एक इमेज आपके सामने खुलेगी, जिसमें एक वॉल है, वॉल के फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉल है, वॉल के इस साइड पर 4-5 ऐसे पर्सन हैं जो कि बंधे हुए हैं वॉल से, ठीक है। और एक केव है, मेनली एक गुफा है, गुफा के अंदर एक दीवार है, ऊपर से दीवार खुली हुई है लगा लीजिए, और यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए, वो उनको बांधा हुआ है चेन से, और वो सिर्फ शेडो देख सकते हैं। अब ये इसी दीवार के इस साइड पे कुछ लोग आते जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक हॉल है केव का, तो अगर यहाँ से रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, और यहाँ पे आग जल रही है, अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उनके हाथों में जो भी चीज़ें होती थी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हंट किया है, उनके पास एक कोई भी एनिमल है, तो उस एनिमल की शेडो इस साइड बनती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आग जल रही थी तो उसकी शेडो यहाँ बनती थी। उन जो पर्सन यहाँ से आते जाते थे उनकी शेडो भी यहाँ बनती थी, राइट। और वो जो लोग यहाँ पर टाइड थे विद अ चेन, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि आउटसाइड की दुनिया कैसी होती है। उन्होंने क्या चीज़ें देखी, उन्होंने देखा है इधर की दुनिया कि शैडो में क्या हो रहा है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। सो जो केव की एलिगरी है उसमें मेनली क्या बता रखा है कि जो पर्सन यहाँ से चेन में बांध रखे हैं, जो चेन में बंधे हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं बाय बर्थ, जब उनका बर्थ हुआ, सिंस द बर्थ, उन्होंने वही चीज़ें देखी हैं कि जो शैडो हो रही है पर्सन की, मे बी सर्कल की, एक एनिमल की, और वो जो शैडो है, दिस इज द रियलिटी।
उनके लिए। लेकिन हमें पता है कि वो जो शैडो है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, वो जस्ट एक शैडोज है, राइट। जो चीज़ें बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। अब इस टाइम पे क्या बता रखा है कि प्लेटो का मेन आइडिया क्या था, वी आर लाइक द प्रिजनर्स, कि हम क्या हैं, हम बाय बर्थ एक चेन से बांध दिए गए हैं इस वर्ल्ड के अंदर। और जो भी चीज़ें हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग बुक और मे बी मोबाइल फ़ोन, और जो भी चीज़ें, अ ट्री, अ रिवर, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, दिस इज जस्ट अ शैडो। जैसे कि जो प्रिजनर्स देख रहे थे यहाँ पर जो शैडोज थी, वही जो शैडो है हम देखते हैं, और हम वो प्रिजनर हैं। तो इनका आइडिया क्या था कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो चीज़ें सिर्फ एक शैडो है, सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी बहुत बियॉन्ड है। अब इसी एलेगरी का सेकंड पार्ट आता है। अब प्लेटो बोलते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा हो जाए कि उन प्रिजनर्स में से एक कोई पर्सन छूट जाए, ठीक है, उसे फ्री कर दिया जाए, एंड देन ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा वॉल के इस साइड, तो वो देखेगा कि यहाँ पर फायर है, यहाँ पर आग जल रही है। अब वो आग जल रही थी, उससे क्या होगा कि जो उसकी आँख है वो बर्न हो जाएंगी, क्योंकि उसने बाय बर्थ कभी देखा ही नहीं है। सिंस द बर्थ उसने क्या देखा, सिर्फ शैडोज देखी है, डार्कनेस देखी है। सडनली उसने आके यहाँ पर आग देखी, उसकी आंखें जलने लग जाएंगी, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब सेकंड इंस्टेंस ये है कि सेकंड बंदा, उन्हीं में से कोई दूसरा बंदा आए और वो निकल जाए, जो यहाँ पे केव का रास्ता था वो उस केव से बाहर निकल जाएगा। अब जब वो बाहर निकलेगा, वो सन देखेगा, वो रियलिटी देखेगा, और फिर उसके बाद वो समझ जाएगा कि जो चीज़ें हम अंदर देख रहे थे, जो शेडोज देख रहे थे, दिस इज जस्ट अ शेडो, नॉट द रियलिटी। तो वो वापस अंदर आएगा और अपने फ्रेंड्स को बताएगा, प्रिजनर्स को बताएगा कि लोग जो हम देखते हैं, दिस इज नॉट द रियलिटी, वी हैव टोटली डिफरेंट वर्ल्ड विच इज राइट आउटसाइड हियर। तो वो जो प्रिजनर्स हैं, दे विल नॉट बिलीव हिम, राइट, वो बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है, वो कभी केव से बाहर गए ही नहीं है, तो वो बिलीव नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि वो जो पर्सन अंदर आया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को फूल ही समझेगा, लोग उसे पागल समझेंगे कि भाई ये तो कुछ भी बकवास करता है। लेकिन उसे पता है डीप डाउन कि वो जो बाहर देख कर आया है वो रियलिटी है, ये शैडो रियलिटी नहीं है। तो इसके थ्रू जो प्लेटो क्या बोलते हैं कि वो जो पर्सन बाहर गया था ना, ही इज द फिलोसोफर। क्योंकि फिलोसोफर्स जो फिलोसफी देते हैं, हम कॉमन पीपल को, लोगों को समझ नहीं आती है, और हम उनको बोलते कि फिलोसोफर तो पागल है। जैसे कि सोक्रेटिस को बोला गया था कि उनको ऐसा बोल दिया कि वो करप्ट कर रहे हैं, उनको डेथ सेंटेंस दे दी। तो वो चीज़ यहाँ पर प्लेटो प्रूव करते हैं कि जो बंदा बाहर गया था वो एक फिलोसोफर है, और हम जो अंदर हैं, हम लोग हैं प्रिजनर्स, क्योंकि हमने रियलिटी देखी नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे सामने है वो शैडो है, हम शैडो को रियलिटी समझ लेते हैं। रियलिटी समझ के हम क्या सोचते हैं कि बाहर की कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसे पता है कि उन्हें लगता है कि कोई और वर्ल्ड भी एग्जिस्ट कर। बात आती है इनके 5 पार्ट की वीडियो का 5th पार्ट, विच इज़ थ्योरी ऑफ फॉर्म। अब थ्योरी ऑफ फॉर्म भी इसी से मिलता जुलता है, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, द एलेगरी ऑफ केव। प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे सामने है, द चेयर, द ट्री, अ रिवर, जो भी चीज़ें हैं, अ बर्ड, अ ह्यूमन बीइंग, जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने इस वर्ल्ड में, प्लेटो के अकॉर्डिंग फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, दिस इज जस्ट अ शैडो, वो रियल नहीं है, दिस इज फेक, दिस इज नॉट ट्रू। और जो रियलिटी है वो कहीं और एग्जिस्ट करती है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि 2 तरीके की रियलिटी होती है, रियलम होते हैं, जो REALM की जो स्पेलिंग होती है, रियल। तो उसमें उन्होंने बोला कि फिजिकल होता है, स्पिरिचुअल होता है। फिजिकल इन द सेंस कि जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं सामने, जिस वर्ल्ड में मेनली हम रहते हैं, अगर हम अपने प्रॉपर दिमाग की बात करें इस टाइम पे, लाइक अगर इस वीडियो को छोड़ दिया जाए, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग भी ठीक है, जो चीज़ है दिख रही है, जो भी चीज़ है वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये जस्ट एक शेडो है उनके अकॉर्डिंग। जैसे वो जो प्रिजनर्स थे ना, वो जो शेडोज देख रहे थे, उसी तरीके से हम एक प्रिजनर हैं, और चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो जस्ट एक शेडो है, क्योंकि रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट करती है। उनका फॉर्म का थ्योरी का यही मुद्दा था, और वो जो फॉर्म FORM, उनका जो उन्होंने वर्क टाइटल दिया है थ्योरी ऑफ फॉर्म की, वो वाला फॉर्म। तो जितना भी मटेरियल है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, अ पेन, अ बुक, अ पेपर, अ पर्सन, जो भी चीज़ें हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड है, हम इसमें इंटरेक्ट करते हैं, मटेरियल्स है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, ये चेंज होता रहता है, राइट, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, रुका नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, एंड दिस इज नॉट परफेक्ट। और उनके अकॉर्डिंग जो परफेक्ट है वो क्या है,
जो स्पिरिचुअल रियल्म है, जो स्पिरिचुअल रियल्म है वो क्या है, वो कहीं और एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है कि कुछ फिजिकल में रखा हुआ है, वहाँ पे जो भी चीज़ें वो एकदम परफेक्ट है, और उसी परफेक्शन की कॉपी ये वर्ल्ड है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फिजिकल रियल्म होता है जो चीज़ें हम देख सकते हैं, और स्पिरिचुअल रियल्म होता है जो चीज़ें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्म है, एक आइडिया है, हम देख नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज द रियलिटी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूँगी रेड कलर, राइट। आपको रेड सोचना है। अब आप जो माइंड में सोच रहे हैं रेडनेस, वो रेडनेस आप क्या करोगे, आसपास में देखोगे, आप बोलोगे कि नेल पेंट का कलर रेड है, या फिर पेन का कलर रेड है, या फिर पेंट का कलर रेड है। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर ये होगा कि ये चीज़ें तो अलग है, जैसे कि इसका कलर रेड है क्योंकि ये तो नेल पेंट है ना, रेड नेल पेंट है, रेड पेन है, रेड पेंट है, लेकिन वेयर इज रेड। रेड का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है कि जो चीज़ें बाहर की दुनिया में है, जैसे कि रेड नेल पेंट या फिर पेंट हो रखा है या फिर पेन है, वो चीज़ें क्या है, वो फिजिकल रियल है। और जो एक रेडनेस का एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है जो हमारे माइंड में होता है, दिस इज द स्पिरिचुअल रियल। जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रियलिटी में, वो रियलिटी है। अब मैं बोलूँगी आपको एक ट्राइंगल सोचना है, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आपका ट्राइंगल मेरे ट्राइंगल से डिफरेंट होगा। मैं बोलूँगी आपको ट्राइंगल कलर करना है, आपका कलर मेरे कलर से अलग होगा। हो सकता है हम दोनों रेड करें, लेकिन रेड के भी शेड अलग होंगे, फोकस एरिया अलग होगा, किस दबाव से लिखा जा रहा है वो अलग होगा। तो क्या हुआ, वो जो ट्राइंगल का कंसेप्ट है दोनों के माइंड में सेम है। कंसेप्ट हमेशा सच होता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। जैसे इन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल रियल्म हमेशा सही होता है, लेकिन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपका और मेरा अलग नहीं, आप मे बी 1 सेंटीमीटर का करो, मैं 2 सेंटीमीटर का करूँ, वो डिपेंड करता है ना। तो आइडिया जो है, वो कंसेप्ट जो है वो सच है, वही वही परफेक्ट है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन जो हम ड्रॉ करते हैं वो बदल जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब इसी को प्लेटो ने मामेसिस की थ्योरी के हिसाब से समझाया। मामेसिस मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप उसे सिर्फ इमिटेट कर रहे हो। आपके माइंड में एक कंसेप्ट है चेयर का, और उस चेयर के कंसेप्ट के बाद एक जो कारपेंटर है एक चेयर को बना रहा है, तो वो क्या हुआ, वो इमिटेट कर रहा है रियलिटी को। रियलिटी क्या है, जो माइंड में है, जो कंसेप्ट में है, जो स्पिरिचुअल रियल में है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ नहीं करती, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। अब बात आती है सिक्स्थ पार्ट की, जो कि है उनके व्यूज, कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट पोइट्री एंड पीस ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ पोइट्री, पीस ऑफ आर्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसका है कि वो बोलते थे कि जो वर्क है, जो पोइट्री है, इट इज़ एन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक चेयर है, ठीक है, आपके माइंड में एक चेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। अब उस कंसेप्ट के बाद एक कारपेंटर एक चेयर बनाएगा, तो ये क्या हुआ, माइंड में कंसेप्ट था, उसकी कॉपी करके एक फिजिकल चेयर बना दी गई। अब एक पोएट है, या फिर एक कोई भी एक पर्सन है, पेंटर है, वो उस चेयर को देखकर अपनी पोइट्री लिखेगा या फिर पेंट करेगा एक पिक्चर। तो वो क्या हुआ, वो भी एक कॉपी हो गई इसकी। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो रियलिटी है, जो हमारे सामने है, वो थ्राइस रिमूव है फ्रॉम द रियलिटी। जो चीज़ें हम देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ था, उसकी कॉपी फिजिकल वर्ल्ड की कॉपी एक फोटो या फिर एक पीस ऑफ लिटरेचर। तो क्या हुआ, जो भी चीज़ें पोइट्री दिखाती है वो बहुत ही रियल नहीं है, वो एक थ्राइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी है, 3 बार रियलिटी से दूर हो चुकी है। प्लेटो कभी भी पोइट्री को प्रेज नहीं करती। जो पोइट्री है वो डिसीव करती है, धोखा देती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो पीस ऑफ वर्क है यही सच्चाई है, यही सच है, और धीरे धीरे लोग उसे मानने लग जाते हैं। सेकेंड, उनका जो व्यू था पोइट्री को रिलेटेड, वो है कि पोइट्री क्या करती है, पैशन को एनकरेज करती है, और पैशन जो है वो इंटेलेक्चुअल के ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पोइट्री होती है वो लोग बोलते बाय डिवाइन लिखी जाती हैं, कि उस बंदे के अंदर वो स्पिरिचुअल चीज़ें थी, डिवाइन चीज़ें थी, गॉड ने उन्हें ब्लेस किया था, उसके बाद एक पोइट्री, एक अच्छा म्यूजिक लिखा गया। तो वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं इमोशनल होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप रैशनल नहीं हो सकते प्यार में। क्यों, क्योंकि जो प्यार है, जो लव है, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज डिवाइन, वो इमोशनल है। इमोशनल में आप रैशनल चीज़ें नहीं मिक्स करते, इसलिए जो प्लेटो थे, ही वॉज इन अगेंस्ट ऑफ पोइट्री, क्योंकि पोइट्री या फिर पीस ऑफ लिटरेचर कहीं ना कहीं इमोशन को डेवलप करता है, एनकरेज करता है, और जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं वो दब जाती हैं।
तीसरी उन्होंने बोला कि जो पोइट्री है या फिर पीस ऑफ लिटरेचर होता है, पीस ऑफ आर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं यूजलेस होता है। यूजलेस इन द सेंस कि हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, उसका क्या मतलब, कुछ भी मतलब नहीं है। हमने एक मूवी देखी, कोई भी मतलब नहीं है। एक ड्राइंग करी है, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई एक फिक्शन नॉवल लिखी गई, लव स्टोरी लिखी गई, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उसका सोसाइटी में कुछ भी यूजफुल चीज़ वो नहीं दे रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग से आपको कुछ बेनिफिट होगा। कंपनी बनाते हैं, कंपनी आपको बेनिफिट देगी। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, सोसाइटी, आप सोसाइटी में उसका बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो पीस ऑफ लिटरेचर होता है, इसको इससे ना किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है। मेनली जो आर्ट है, आर्ट से किसी को फ़ायदा नहीं होता। ये जस्ट एक यूजलेस चीज़ है जो इंसान अपने लिए बस करता रहता है। इन्होंने बोला फोर्थ चीज़ कि इन्हें पोइट्री क्यों नहीं पसंद थी, वो है कि जो पोइट्री है या फिर जो आर्ट है मेनली, वो इमोर्टैलिटी को बढ़ाती है। कैसे? जैसे कि इन दिनों हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में क्या है, फिजिकल कंटेंट इतना ज़्यादा दिखाया जाता है। या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, इतनी सारी चीज़ें इन दिनों मूवीज़ में दिखाई जाती है, वो फिर चीज़ें बोलना अलाउ नहीं होता है यूट्यूब पे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमेंटिंग ऑल द थिंग्स। लेकिन आपको पता है मूवीज़ में आजकल क्या क्या दिखाया जाता है। तो उन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये भी एक पीस ऑफ आर्ट ही है, ठीक है। बुक्स में भी कुछ कुछ चीज़ें पे लिख दी जाती हैं जो कि मोरली राइट नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं, यूथ को करप्ट कर रही हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोरल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, सुनी है, पढ़ी हैं, वो उनके माइंड पे इफेक्ट डाल देती हैं। और इसीलिए आपने कई बार देखा है या सुना भी है कि बहुत सारी मूवीज़ बैन कर दी जाती हैं, बहुत सारी नॉवेल्स बैन कर दी जाती हैं, बिकॉज़ उनमें कोई ना कोई ऐसा कंटेंट होता है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं होता है सोसाइटी के लिए। तो यही 4 चीज़ें थी जो प्लेटो के अकॉर्डिंग उन्हें पोएट्री नहीं पसंद थी। एक तो वो कॉपी होती है, इमिटेशन होता है, प्लस वो जो रैशनल चीज़ें हैं उन्हें दबा देती हैं, इमोशन को बढ़ाती हैं। सेकंड वो थर्ड वो यूज़लेस होती है, फोर्थ वो इमॉर्टैलिटी को बढ़ावा देती हैं। एंड विद दिस आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो ऑन प्लेटो। आई थिंक मैंने प्लेटो से रिलेटेड सब कुछ कवर कर दिया है। एंड मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन योर कॉपी एज वेल। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज विदाउट नोट्स यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। तो इट्स बेटर टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ योर नोट्स। अच्छे से नोट डाउन कर लिया करिए। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।